जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सभी प्यारे बच्चों का सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर में हम आज जो सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 20 नंबर का सैंपल पेपर। और एक बात बताऊं जी, बताइए मैम। तो ये जो सैंपल पेपर है 20, ये आपका रिकॉर्डेड है। तो ज़्यादा हो हल्ला मत करना कि मैम हमारी कमेंट का आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। ये रिकॉर्डेड है। मैडम रिकॉर्डेड क्यों दे रहे हो, लाइव क्लास क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बेटा हमारे घर में शादी है, और घर की शादी है तो घर की शादी में पार्टिसिपेट करना होगा और जाना ज़रूरी है, क्योंकि घर की शादी है। तो इस वजह से आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, और तुम्हारी जो आदत बन गई है पेपर सेट सॉल्व करने की, सैंपल पेपर सॉल्व करने की, वो खराब ना हो जाए, है ना। इसीलिए ये क्लास मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो हु अल्लाह मत करना। कमेंट में आपकी कमेंट का रिप्लाई कोई नहीं देगा, लेकिन ध्यान रखना मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर रहेगी। पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना। चलो तो स्टार्ट कर ले। सैंपल पेपर 20 हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा जी। जीके का सेक्शन आप लोगों के सामने है, आंसर करिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बता। नारे याद कर लेना, कई बार एग्जामों में नारे पूछे गए हैं, हमारी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये लाला लाजपत राय जी का नारा है, बिपिन चंद्र पाल जी का है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का है, या बाल गंगाधर तिलक जी का है? किसका नारा है, क्या लगता है? जी बिल्कुल सही लग रहा है मैम, बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल सही। चलो जरा फटाफट से नारे क्या कर लो, रिवाइज कर लो बेटा। सारे नारे, सारे इंपॉर्टेंट नारे, इससे बाहर तुम्हारा नारा जाना ही नहीं है। सारे नारे तुम्हें रिवाइज करने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलो। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा, पूर्ण स्वराज का नारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का नारा भी दिया था, और बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर भी रहूंगा। ठीक है, और इसके अलावा करो या मरो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी का करो मरो भी है, भारत छोड़ो भी है, और इसके अलावा हे राम भी उन्होंने ही नारा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट नारे हैं जो रिवाइज करने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है, मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी का नारा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी इंपॉर्टेंट, जनगण मन किसने दिया पूछा जाता, रविंद्रनाथ टैगोर जी, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय जी, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत हिंदू। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं नारे, सारे याद होना चाहिए, इतने आपको पता होना चाहिए, इससे बाहर आपका नारा नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलो तो नारे रिवाइज हो गए, रिवाइज करते रहना बेटा जी। भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ तलछट के जमाव से बना है? कौन सा जो जियोग्राफिकल डिवीजन है ऑफ द इंडिया हैज बीन फॉर्म मेनली बाय द डिपोजिशन ऑफ एल्वोलाई सेडिमेंट्स, या फिर तलछट जिसे हम कहते हैं? बताएं, आंसर करिए सभी। एलुवियल सेडिमेंट्स। उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, कौन है भाई उत्तर मैदान? तो गंगा, गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी बड़ी नदी गंगा नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी भी है, उधर से सिंधु नदी भी है। तो बहुत सारी हमारी नदियां जो है, 12 मासी नदियां भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि 12 महीने इनमें पानी रहता है। तो इनके द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर, जिन्हें हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, तलछट बोलते हैं, उससे इन मैदानों का निर्माण हुआ है, बहुत उपजाऊ होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारत का संविधान लिखने में कितना टाइम लगा? लगभग बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं दिए आपको। अगर टाइम पता है तो उससे मैच करके आप एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब लगभग लगभग मान बता सकते हैं।
कितना टाइम लगा जल्दी से बताएं सभी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए कि मैडम 2 साल बोलें कि 3 साल बोलें, तो बेटा 2 साल एग्जैक्ट तो नहीं था, लगभग लगभग 3 साल लगे। कैसे कैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था, इसीलिए लगभग लगभग हम 3 पे टिक लगाएंगे। चलो कैसे, जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लो बेटा। संपूर्ण संविधान निर्माण के दौरान कुल कितने सत्र भी पूछ सकते हैं, तो 11 सत्र लगे थे। 11 सत्र लगे थे। कितने सेशन कम में कंप्लीट हुआ हमारा संविधान, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, 11 सत्र में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। 11 सत्र लगे थे। ठीक है, भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख में इटैलिक शैली में लिखा है। कौन सी शैली में लिखा था, इटैलिक शैली में लिखा था। और किन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम लगा बेटा, 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। तो हम 2 तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि लगभग लगभग मैडम लगभग लगभग 3 साल पे जा रहा, लगभग लगभग 2 साल नहीं, 2 साल 11 महीने, भाई कुछ दिन और 1 महीना और हो जाता तो 12 महीने, 3 साल कंप्लीट हो जाते, इसलिए 3 आएगा राइट आंसर। ठीक है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी है उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुम्हारा रिवाइज हो चुका है, एग्जाम में आ चुका। अगला, कौन सा मौलिक अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? विच फंडामेंटल राइट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? भाई किस में आएगा मैडम, स्वतंत्रता के अधिकार में ही आएंगे, है ना, बिल्कुल। समानता के अधिकार में आएगा नहीं, शोषण के अधिकार में आएगा नहीं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आएगा नहीं, किस में आता है ये स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है, फटाफट से बता दो, कौन से आर्टिकल में ऐसा बोला गया है आपके भाषण देने का अधिकार है, अभिव्यक्ति, आप अपनी बात रख सकते हो, अपना एक्सप्रेशन दे सकते हो। कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, बताएं जल्दी से सभी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जी हाँ मैम सही सोच रहे हैं, 19। कौन सा आर्टिकल है, 19। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर करिएगा इसका, फटाफट से आंसर आना चाहिए आप सभी का। तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य बताना है आपको, क्वेश्चन यहीं पर आंसर मिल जाएगा कि भाई तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन को इतना लंबा ना पढ़ के, तमिलनाडु का एक ही शास्त्रीय नृत्य जो हम जानते हैं, बस वही आपका आंसर आएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। जो अपने ज्यामिति और सुंदर गति, सशक्त पाद अभ्यास और सुंदर हस्त मुद्राओं के और चेहरे के भावों के लिए जाना जाता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, यहाँ तो हमारा आंसर मिल जाएगा कि मैडम हम जानते हैं तमिलनाडु का कौन सा है इसमें से, मैम भारतनाट्यम है। क्या है, भारतनाट्यम हमारा सबसे पुराना वाला जो शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, यहाँ हमारा आंसर मिल गया। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ हमें रटना नहीं है, इस क्वेश्चन में भी हमारे कुछ क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जैसे कि अब मान लो भारतनाट्यम में क्या क्या खास बात होती है वो सारी यहाँ पर लिखी, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन में इन्होंने कुछ और बातें भी बताई हैं उसके बारे में, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, ज्यामिति और सुंदर गति, सशक्त पाद अभ्यास और सुंदर हस्त मुद्राएं और चेहरे के भाव, ये सब इसमें शामिल है। इस शास्त्रीय नृत्य की खास बात होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक और ग्रेसफुल मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग फुटवर्क एंड ब्यूटीफुल हैंड गेस्चर्स जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई कथकली बता दो कहाँ का है जल्दी से। उड़ीसी तो पता ही होगा मैडम, उड़ीसा, इसका तो बताने की जरूरत नहीं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, सारे के सारे 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य आपको पता होना चाहिए। तो कथकली कहाँ का है, कहाँ का है कथकली, कथकली केरलम, भाई केरलम, ध्यान रखना केरला का नाम चेंज कर दिया गया है, केरलम बोला करो अब, केरलम मैंने केरला का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा का है। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर आने चाहिए। लेटेस्ट वाला मतलब सबसे आखिरी वाला,
लेटेस्ट हमारा क्लासिकल डांस बताना है आपको। विच इज आवर लेटेस्ट क्लासिकल डांस? ठीक है, सबसे अभी आखिरी वाला शास्त्रीय नृत्य तुम्हें बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णनशील अध्यक्षता ग्रहण की? करंट का क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन इन्होंने मेंशन करे, 3 क्वेश्चन लगभग वो पूछेंगे करंट अफेयर्स से। ठीक है, Which country assumed the rotating presidency of the Council of European Union on 1 जनवरी 2026? तो भाई यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है, जिसमें 27 मेंबर हैं। हमारा भारत इसका मेंबर नहीं है, तो इनका क्या चलता है, ये जितने भी इनके 27 मेंबर हैं उन 27 मेंबर्स में से ये हर 6 महीने में एक कंट्री को चूज करते हैं, वो इसका सारा कामकाज हैंडल करती है, फिर अगले 6 महीने बाद दूसरी कंट्री को का नंबर आता है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं घूर्णनशील अध्यक्षता, है ना। बारी बारी से सबका नंबर आता है, 6-6 महीने में, 6-6 महीने में, खत्म बात, है ना। 6 महीने में इसका, 6 महीने से 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स में से सबका नंबर जो है 6-6 महीने में आता रहता है इसकी अध्यक्षता करने के लिए यूरोपियन यूनियन का। तो 2026 में 1 जनवरी को किसका नंबर आया, किसका आया, साइप्रस का आया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जरा इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना। मास्ट्रिक्ट संधि के दौरान हुई थी, याद रखे ना रखे चल जाएगा, लेकिन कब हुई? 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। कितने देश हैं इसके? मेंबर कंट्री कितनी है? 27 मेंबर्स है। हमारा इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और इसकी अपनी एक करेंसी, खुद की करेंसी इन्होंने चलाई हुई है, यूरोपियन यूनियन की खुद की करेंसी, जिसे यूरो बोलते हैं, है ना, यूरो कहा जाता है, वो चलती है। ये भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान ले बेटा। आप रोटेटिंग प्रेसिडेंसी की बात करें, यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता की बात करें, तो इसमें जो 27 मेंबर हैं उनमें हर देश का 6 महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। और 1 जनवरी 2026 को साइप्रस ने किसकी, ईयू की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की स्थापना, 27 मेंबर हैं इसके, 6 महीने में अध्यक्षता होती है, घूर्णन अध्यक्षता होती है, सबका नंबर आता है, करेंसी यूरो है इनकी, स्पेशल इनकी है। ठीक है, चलो भारत इसका मेंबर नहीं है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में संस्कृत विद्वान जगद गुरु राम भद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ा चुके हैं, ये भी पढ़ा है तुमने, जल्दी से बता दो। 2 का नाम लिखवाया था मैंने, किनको? 58 नंबर का ज्ञानपीठ, जानते हो ना, हमारा सर्वोच्च जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बताएं किसको क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनको मिला है, वो तो ठीक है, कौन प्रदान करता है भाई, ये पूछा है ना, कौन प्रदान करता है ऐसा पूछा। तो राष्ट्रपति जी प्रदान करते हैं, ध्यान रखना, कौन प्रदान करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। चलो भाई रिवाइज कर लो फटाफट से, नंबर आ गया 58 नंबर का। पहले 58 की बात कर लें, 2023 के लिए, है ना, 2023 का 58 वाला किसको मिला? गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। गुलजार जी कौन है भाई? याद रखना है एक एक चीज, सिर्फ नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा। उर्दू में इनको मिला है, उर्दू के लिए, और जो राम भद्राचार्य जी है उन्हें संस्कृत भाषा के लिए। किसमें, कौन सी भाषा के लिए, ये भी याद करना। जब इन्होंने क्वेश्चन ये दिया है तो कम से कम इसको हम अच्छे से पढ़ लें डिटेल में। संस्कृत के लिए इनको मिला है। तो गुलजार जी को किसके लिए? उर्दू पोएट हैं और क्या, राइटर हैं, और जो राम भद्राचार्य वो संस्कृत के स्कॉलर हैं और रिलीजियस लीडर भी हैं। अब 2024 में 59 नंबर वाला है ना, जो लेटेस्ट वाले हैं वही, अभी 59 ही मिला। 59 वाला किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी में प्रसिद्ध हिंदी लेखक और कवि है। ठीक है, याद रखना 58 नंबर का इन्होंने पूछा है, 59 नंबर का हमने रिवाइज कर लिया। इसके बाद वाला
वो किसको मिला है? विनोद कुमार जी को मिला है। चल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 2026 में घातक रोग जनकों, पैथोजेंस जो होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, का अध्ययन करने के लिए BSL-4 जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला रखी। कहां पर रखी? कहां पर रखी? आंसर करिएगा, करंट का क्वेश्चन है बेटा। बताएं भाई, BSL का फुल फॉर्म क्या है? बायो सेफ्टी लेवल 4। बायो सेफ्टी लेवल 4 इसका फुल फॉर्म है। और क्या है इसकी बात हम करेंगे, लेकिन इन्होंने कहां पर इसकी जो है फाउंडेशन रखी है? कहां पर? गुजरात में। बिल्कुल सही, गुजरात इज द राइट आंसर। चलो थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि ये करंट है तो हम पढ़ लेते हैं। भाई BSL-4 बायो सेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला सबसे उच्च सुरक्षा स्तर की होती है, अच्छे हाईएस्ट लेवल की बायो सेफ्टी फैसिलिटी है। ठीक है, अब यह क्या करती है, इसमें क्या होगा, क्यों करा है इसका इनॉग्रेशन, क्यों इसकी फाउंडेशन रखी है? क्योंकि यह खतरनाक और घातक रोगजनक जो बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस होते हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। इसीलिए यहाँ पर ये वाली प्रयोगशाला BSL-4 यहाँ पर बनाई गई है, ताकि हम जो खतरनाक और घातक रोगजनक है उनका अध्ययन कर सके। और अमित शाह कौन है भाई? अमित शाह कौन है? अभी केंद्रीय गृह मंत्री है। कौन? यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर का नाम पूछे, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात कहां पर? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गांधीनगर में BSL-4 लैब की आधारशिला रखी। एक लैब है, एक लैब है जो कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गांधीनगर गुजरात में रखी है, ताकि हम घातक पैथोजनों का अध्ययन कर सके जो बीमारी फैलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर पूछा है भाई ईस्टर्न नवल कमांड का। नेवी की जो पूर्वी कमान है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जल्दी से बताओ, ये तो पता होगा, हेडक्वार्टर याद कर लिया ना, अभी भूलते नहीं हो, बिल्कुल नहीं भूलना है। मुंबई में है क्या भाई? मुंबई तो पश्चिम में आता है। विशाखापट्टनम में, कोची में है, चेन्नई में, कहां पर है? विशाखापट्टनम है, बिल्कुल सही। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया, देखो इंडियन आर्म फोर्सेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 दिए हैं, हम तो कम से कम एक ही मान के चलते हैं कि एक तो आएगा ही आएगा। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमांड, भाई ये क्वेश्चन थोड़ा नया और अच्छा पूछा, इतना डिटेल में पूछ रहे हैं, मतलब क्या? सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी तुम्हें बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करें फटाफट से, सभी के उत्तर आना चाहिए। कौन सी है भाई? सदर्न कमांड है, दक्षिणी कमांड है। 1895 में, ध्यान रखना 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना 1895 में सबसे पुरानी सदर्न कमांड है भारतीय सेना की। कितनी कमांड होती है? 7। 7 में सबसे पुरानी कौन सी है? सदर्न कमांड है, दक्षिणी कमांड। चलो अब मैथ्स की बारी, भाई सो मत जाना, मैथ्स देखो हल कर लो, हो सकता मान लो यहाँ से संबंधित प्रश्न आ गए तो तुम हल कर लो, एक बार तो बात बनती है हल करना, समझ लो, बने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, है ना। वैसे बहुत ज्यादा हाई लेवल का मैथ्स दिया है, तो शायद इस लेवल का मैथ्स आ भी जाए और ना भी आए, है ना, तो हमें तो तैयारी करना है। क्या दिया हुआ है बेटा? मैथ का क्वेश्चन है, यदि कोई बिंदु भाई AB रेखा 3x - 4y बराबर 12 के ग्राफ पर स्थित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक संबंध सत्य होना चाहिए? ट्राई करें भाई। जब भी कोई पॉइंट, मैं आपको बता दूं, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर है, ये पॉइंट बोला इन्होंने AB, और ये जो लाइन है बेटा, ये जो रेखा है, इस रेखा का तुम्हें समीकरण दे रखा है क्या? 3x - 4y बराबर 12 दे रखा है। तो बेटा जब भी कोई पॉइंट किसी रेखा पर स्थित है, इसका मतलब ये है कि वो उस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो ये वाला जो बिंदु है,
ये वाला जो पॉइंट है अगर इस रेखा पर है तो ये इसको क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा। आप सेटिस्फाई कैसे करते हैं, इसमें सेटिस्फाई ऐसे करते हैं कि भाई इसके जो बिंदु हैं एक्स और वाई के मान है वो यहाँ रखो, उनको रखने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू 12 आएगी, लेकिन ए और बी के मान तो दिए नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3a माइनस 4b। अगर ए बी के मान ये देते हैं यानी 3 4 5 6 से कुछ देते हैं तो हम यहाँ रखते हैं और इनका आंसर फाइनली क्या आता है बेटा, 12 आता है। इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो उस रेखा में उस बिंदु के मान एक्स वाई रखने पर उस समीकरण में जो भी वैल्यू बराबर के इक्वल टू के इधर है वो आनी चाहिए, मतलब संतुष्ट करना चाहिए, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। मान लो इससे क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, पूछ ले कि भाई 2 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये समीकरण तुम्हें दे के रखी है, अब बता दो ये पॉइंट इस रेखा पर है कि नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, है कि नहीं है, तो कैसे सिद्ध करोगे कि है कि नहीं है इस रेखा पर। तो इनके मान यहाँ रखो, अगर 12 वैल्यू आती है तो इस पर होंगे, मतलब इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो रख के देख लेते। चलो एक क्वेश्चन हमने ही बना लिया, तो क्या होगा 3 गुणित 2 माइनस 4 गुणित 3 कितना हो रहा है, 3 दूना 6 4 3 12, 12 में 6 गया भाई, माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट है इस रेखा पर नहीं है क्योंकि इसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, भारी भरकम क्वेश्चन जरा पढ़ो। बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा है लेकिन सिंपल है। आजकल ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। एक सांख्यिकी विद छात्रों की प्राथमिकताओं पर एक अध्ययन कर रहा है भाई, एक जो भी स्टैटिक्स बनाने वाला स्टैटिशियन जो है वो अध्ययन कर रहा है किस पर, छात्रों की प्राथमिकताओं पर। अब क्या बोल रहे हैं कि एक अध्ययन के लिए प्रश्नावली तैयार कर रहा है, प्रश्नावली मतलब कोई पेपर बना रहा है, तो प्रश्नावली में कुल 20 प्रश्न होंगे टोटल। ये बोल रहे हैं कि जो भी प्रश्नावली ये बना रहा है यानी कि क्वेश्चन ईयर यानी कि क्वेश्चन पेपर ही बोल दो, क्वेश्चन पेपर ये बना रहा है, वो बोल रहे हैं इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 20 होंगे, ऐसा बोल रहा है। जैसे तुम्हारा नहीं पेपर होता है और तुम्हारे पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, कितने पता है ना, हमें पता है, इतना तो पता है, अब तो एंड टाइम आ गया, 50 हैं। तो ऐसे ही ये जो है इसने एक क्वेश्चन ईयर बनाया है पेपर टाइप का, मान लो उसमें 20 क्वेश्चन है टोटल। अब उन्होंने ये बोला है कि यदि इनमें से 16 प्रश्न बंद छोर वाले हैं, मतलब 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हाँ या नहीं में या फिर एमसीक्यू में आंसर देना है। 16 क्वेश्चन भाई ऐसे हैं जिसमें या तो एमसीक्यूज होंगे या फिर क्या होंगे, यस और नो वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जैसे विशिष्ट विकल्प की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्नावली में कितने प्रश्न खुले छोर वाले होंगे, कितना आसान है भाई, स्वतंत्र उत्तर दिए जा सके। तो भाई टोटल में से 16 माइनस कर दो तो जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे मैडम 4, वो ये इस टाइप के ले लेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है। 20 का पेपर बना रहा है, 16 एमसीक्यू ले लिए, अब बचे हुए क्या लेगा, वो 4 क्वेश्चन लेगा जो कि कैसे लेगा, खुले छोर वाले लेगा, यानी कि क्लोज्ड एंडेड। नहीं ओपन एंडेड, सॉरी, हाँ, फ्री फॉर्म रिस्पॉन्सेस। ठीक है, चलो बहुत बड़ा था लेकिन कोई 2 लाइन में हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्रम 2/3 के शून्य मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा M, और इन्होंने कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, ये है आपका 2x3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। इस मैट्रिक्स के सभी तत्व, इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये क्या है, सब शून्य है, सब शून्य, सब शून्य। तो इसमें गैर शून्य तत्व कितने होंगे भाई, एक मैट्रिक्स में तुम सारे ही एलिमेंट्स शून्य कर रहे हो तो फिर गैर शून्य बचा ही क्या, कुछ भी नहीं, 0, है ना। देखो बनाते हैं, पहली बात तो हम इसकी बात करते हैं कि मैडम ये 2x3 का मतलब क्या होता है। बेटा 2 होती है आपकी क्या, रो, यानी कि पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होंगी इस मैट्रिक्स में, 2। और ये क्या होता है, कॉलम, यानी कि स्तंभ होता है ना। मतलब कितने कॉलम होंगे भाई, ये रो होती है और ये आपके कॉलम होते हैं, ये आपकी रो है, ये आपके कॉलम है। तो कितनी रो है भाई, 2 है ना। A11 A12
और 1 3। कॉलम कितने बनाओगे? 3 बनाओगे। B11 B12 B13 C11 C12 C13। तो ये कितनी रो हो गई? 3 रो हो गई। सॉरी मैंने 3 रो बना दी। 3 रो नहीं बनानी है भाई, 2 रो बनानी। 2 रो होनी चाहिए, तो ये 2 हो गई। आगे लिखी हुई रो होती, पंक्तियां होती, पीछे लिखा हुआ कॉलम, तो ये मैंने 3 कॉलम बना लिए। इसे बोलते हैं बेटा 2x3 का मैट्रिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो तुमने मैट्रिक्स बनाया है इसमें सब जीरो कर दो। जीरो 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 जीरो। भाई जिस मैट्रिक्स में सब जीरो हो उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे तत्व, सारे एलिमेंट्स क्या हो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन एज नल मैट्रिक्स, है ना भाई। इसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नल मैट्रिक्स खाली, शून्य। तो भाई नॉन जीरो कितने होंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, जब एक भी नहीं है तो फिर नॉन जीरो तो जीरो ही होंगे मैडम। एक भी नॉन जीरो मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो। एक भी एलिमेंट ऐसे नहीं दिखेंगे जो कि आपको नॉन जीरो होंगे, जीरो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं भी आया तो मैडम हम आप कहाँ सुनोगे? अरे सुनेंगे बाद में। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। भाई एक एक्सप्रेशन दे दिया है, अब इसका तुम्हें वैल्यू निकालना। सिंप्लीफिकेशन, साम दाम दंड भेद लगाओ, सारे आइडेंटिटीज लगाओ, सारे सूत्र लगाओ और इसका मान निकालो। कैसे निकाल सकते हो? जल्दी से ट्राई करें सभी। आ रहा है मैम? नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम हल करते हैं। क्या करना है? क्या ही कर सकते हैं, इसको साइन में बदल ले। जानते हो ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। तो तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, साइन में तो तुम क्या करोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे, तो यही करो। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, तो वही लिख लिया। ये कर लिया। इससे क्या होगा मैडम? इससे क्या होगा? एक नई समीकरण मिल रही है हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस में कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। देखो बेटा कॉस 2 अल्फा और कॉस 2 बीटा अगर हट जाए, यहां से हट जाए, तो हमारे पास आंसर आ सकता है। तो कैसे हटाएं? तो कुछ ऐसी आइडेंटिटी आपको अगर याद है कि आइडेंटिटी लिख रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है, याद कर लेना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये वाली लगेगी, इससे शायद काम बन जाए। चलो लगा के देखते हैं, इससे शायद काम बन जाए। तो ए की जगह पे क्या है बेटा मेरा? ए की जगह पे ये है। बी की जगह पे क्या है? बी की जगह पे ये है। तो ठीक है, मैं क्या करूं, ये और ये इन दोनों को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ। तो चलो लिखें, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और साथ में हमारा 1 चल रहा है, साथ में हमारा कॉस 2 अल्फा और कॉस 2 बीटा भी चल रहा है। कुछ हुआ? हाँ ऐसा लग रहा है बीटा से बीटा कट रहा है, यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट रहा है। हमारे पास बचा मैडम कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा और इंटू कॉस माइनस 2 बीटा है। चलो प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस 2 बीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। ये दोनों कट गए, हमारा आंसर आ गया 1। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। किसी को दिक्कत? जल्दी से देखो इस सॉल्यूशन में, फटाफट से एक बार निहार लो इसको।
आया? ये गड़बड़ कर सकता है ना, ये गड़बड़ लग रही होगी मैडम, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कौन बताएगा? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्या, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, अगर आप कॉस माइनस थीटा करोगे तो आपका कॉस थीटा आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ट्राई करें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से फटाफट। क्या बोल रहे हैं, एक बहुपद दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया। थोड़ा क्वेश्चन समझ जाओ, आसान है, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो टफ लगेगा। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, हमें पी एक्स दिया है और इन्होंने हमें पी डेस एक्स भी दिया हुआ है। पी डेस एक्स को क्या बोलते हैं, पी एक्स का कितनी बार बोला, इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव मतलब अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो तुम्हें पी डेस एक्स मिल जाएगा, मतलब इसका अवकलज कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डेरिवेटिव कहा जाता है। तो p का डेरिवेटिव, p का अवकलज, मतलब p का तुम डिफरेंशिएशन कर दो, d अपॉन डी एक्स कर दो तो तुम्हें पी डेस एक्स मिल जाएगा। इसका मान भी तुम्हें दे रखा है और p0 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है बेटा, p0 यानी कि x की जगह पे तुम 0 रख दो तो उसका मान तुम्हें 10 दे रखा है, इतना दे रखा। और क्या बोल रहे हैं ये, ए बी सी डी का योग बताओ, मतलब तुम्हें ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए और डी भी चाहिए। कैसे निकालोगे, अब मैडम इन दोनों को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं ए का मान बी का मान, लेकिन यहाँ तो पी डेस एक्स दिया। बेटा ध्यान रखना, अगर तुम किसी डेरिवेटिव का, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का यानी कि अवकलज का अगर इंटीग्रेशन कर देते हो ना, समाकलन कर देते हो ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वही का वही फंक्शन मिल जाता, वही का वही फंक्शन मिल जाता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर तुम किसी डेरिवेटिव का यानी कि किसी अवकलज का, किसी फंक्शन के अवकलज का अगर इंटीग्रेशन कर दोगे यानी कि समाकलन कर दोगे तो तुम्हें वापस से वही फंक्शन मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पी डेस एक्स दिया है हमें, पी डेस एक्स का मान क्या दिया है बेटा, हमें दिया है 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दिया, ठीक है। अब इसका तुम इंटीग्रेशन कर दो भाई, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है भाई, x की घात n, x की घात n का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो क्या आता है, x की घात n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 आता है, ठीक है। तो यही करना है यहाँ भी, 12 x की घात 2 प्लस 1 3 बटा 3 आ जाएगा, माइनस 6 x की घात 2 बटा 2 आ जाएगा, प्लस 5 x बटा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस c लग जाएगा, है ना। हम क्या लगाते हैं, एक बड़ा सा कांस्टेंट लगाते हैं, कैपिटल C लगा लो यहाँ पर। इतना समझ में आया, इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसको जरा हल कर लें, 3 6 12, इक्वेशन क्या बनी बेटा, 6x क्यूब 2 तिया 6 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का कैपिटल C। ये आया मैम, ये क्या आया, आपका px का मान आ गया। भाई px तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है मैडम, a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस सी एक्स प्लस डी दे रखा है। अब कंपेयर करो भाई, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो जो x क्यूब का कोफिशिएंट है, गुणांक है, यानी कि a का मान 6 आ गया, ठीक है मैम, b का मान -3 आ गया, कंपेयर कर रहे हैं भाई, है ना। c का मान कितना आ जाएगा, c का मान तुम्हारा 5 आ जाएगा और ये जो d है इसका मान कैपिटल C आ जाएगा। मैडम a का मान भी मिल गया, b का भी मिल गया, c का मिल गया, d का मिला नहीं, क्योंकि हमें तो इनका सबका योग बताना, d का मिला नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, जिनके आंसर आ चुके हैं खुश मत हो, है ना। तो c का मान कैसे निकाले भाई, इसका भी तो कुछ ना कुछ उपयोग करो। तो तुम अगर यहाँ पर क्या रख देते हो, x की जगह पे 0 रख देते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो भाई d का मान तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 10,
P 0 मतलब कि जहां पर भी तुम्हारा x है यहाँ 0 रख दो, 0 रख दो, 0 रख दो, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। C बराबर D बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जोड़ दो सबको। क्या पूछा है, योग ही तो पूछा है। 6 प्लस करोगे प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का 10, है ना। 6 में से 3 गई 3, 10 5 15 और 16 17 18 आएगा। क्या आएगा बेटा आंसर, 18 आंसर आपका यहाँ पर आएगा। बताओ किसी को दिक्कत है, गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई, एक बार चेक कर लो। वैल्यू वैल्यू सही आई है हैं, मुझे लग रहा है गड़बड़ है। हो सो सॉरी भाई, सो सॉरी। 3 चौक 12 भाई, 6 नहीं आएगा यहाँ, 4 आएगा। ठीक है, लग रहा था 4 आएगा। तो ए का मान बेटा 4 आना है, ए का मान 4 आना है, तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 10 5 15, 4 में से 3 गई 1, 16 आएगा। ठीक है बेटा, तो सॉरी, कंपेरिजन कैलकुलेशन मिस्टेक हुई मेरी। 16 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी सेक्शन आपका फिजिक्स का, मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे हैं, देख लो मैथ्स के क्वेश्चन तो भाई सब अच्छे ही दे रहे हैं। क्या चाहते हैं ये नहीं चाहते कि हम टाइम एंड वर्क और ये सब चीज पढ़ें, इसके क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या ही होने वाला है मैथ्स में, देखना। चलो, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके वस्तु की दूरी ऋणात्मक है और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, तो कौन सा लेंस प्रयोग में करेंगे। भाई लेंस, तुम जानते हो चिन्ह परिपाटी में अगर यहाँ कोई लेंस भी है, मान लो लेंस भी है या कोई दर्पण भी रखा है, तो इधर वाली साइड को तुम क्या मानते हो, पॉजिटिव मानते हो, और इधर वाली साइड को तुम क्या मानते हो, नेगेटिव मानते हो। अगर मान लो कोई दर्पण भी यहाँ रखा है या कोई लेंस रखा है, यहाँ पर कोई लेंस, अभी हमें पता नहीं कौन सा लेंस है या कोई सा दर्पण रखा है, तो इधर वाले को हमेशा हम प्लस मानते हैं चिन्ह परिपाटी में, साइन कन्वर्जन में, और इधर वाले को हम माइनस मानते हैं, और वस्तु को हम हमेशा यही रखते हैं। वस्तु की स्थिति हमारी ऋणात्मक रहती है हमेशा, कभी भी धनात्मक नहीं होगी। हम कभी भी वस्तु को इधर नहीं रखते, हम इधर ही रखते हैं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके वस्तु की दूरी ऋणात्मक, भाई वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही रहती है, कोई बात नहीं, हमारी वस्तु इधर रखी है मतलब इधर ऋणात्मक रहता है। आप बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, मतलब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब बन रहा है। तो कौन से लेंस में प्रतिबिंब इधर बनता है, वस्तु इधर रखी होती लेंस में, है ना। अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में हमारे मैक्सिमम प्रतिबिंब इधर बनते हैं, जो इधर बनते हैं वो आभासी होते हैं, लेकिन लेंस में उल्टा है, जो प्रतिबिंब इधर बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें अपवर्तन होता है, वास्तविक होते हैं, और क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, वास्तविक उल्टे होते हैं। और इधर वाला जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा, और इधर वाले रियल होते हैं एंड अपराइट, सॉरी उल्टे, इन्वर्टेड। तो कौन सा मैडम, लेंस में तो कौन रहता है, कौन बनाता है सारे प्रतिबिंब इधर, कॉन्वेक्स, कौन बनाता है बेटा, ये काम किसका है, कॉन्वेक्स का है, उत्तल लेंस का। लेंस हमेशा दर्पण के उल्टे चलते हैं, जो काम तुम्हारा अवतल दर्पण करता है वो तुम्हारा काम कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। तो लेंस ध्यान रखना कौन सा आएगा, अवतल लेंस नहीं आएगा, क्योंकि अवतल लेंस में सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं, रिवाइज कर लेना सारे फिर से, सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं, नेगेटिव आएंगे। यहाँ पर क्या बोला, प्रतिबिंब पॉजिटिव है धनात्मक साइड में, तो कौन सा में होता है, उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस में सारे प्रतिबिंब इधर बनते हैं, अवतल में प्रतिबिंब इधर बनते हैं। चलो आगे बढ़े, और ये बेलनाकार अबिंदुकता को दूर करने के लिए यूज में आता है, ये इसका काम अलग ही है। ये प्रतिबिंब हम प्लस माइनस में इसकी बात करते नहीं है, इसमें माइनस में आएगा, समतल वाला बेचारा सीधा साधा दर्पण। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब एक कंपास को चुंबक के पास लाया जाता है तो कंपास की सुई घूमती है और एक विशेष दिशा में स्थिर हो जाती है, क्यों, फ्लक्चुएशन होता है और स्टेबल हो जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा क्यों होता है।
भाई ऐसा कब हो सकता है कि मैडम एक चुंबक हो और एक चुंबक के पास दूसरा चुंबक लेके आए, तो वो उस चुंबक को हिलाएगा। सेम अगर ध्रुव होंगे तो वो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और अपोजिट वाले पोल होंगे, विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षित करेगा। चुंबक ही चुंबक को हिला सकता है ना। तो चुंबकीय गुण वाला ही चुंबकीय गुण वाले को हिला सकता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, लोहे द्वारा सुई को खींचा जाता है। भाई लोहा खींचता है क्या, या सुई पर गुरुत्वाकर्षण बल? सुई पर गुरुत्वाकर्षण की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम चुंबक की बात कर रहे हैं। सुई पर एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। जी हाँ, सुई बिना किसी कारण के गति करती नहीं। सुई के पास अगर तुम क्या लेके जाते हो, चुंबक लेकर जाते हो, दोनों को पास लाओगे तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लक्चुएशन होगा और वो एक दिशा में स्थिर हो जाए। कौन सी दिशा में स्थिर होती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। अगर तुम किसी चुंबकीय सुई को, दंड को लटका दोगे, एक चुंबक को लटका दो, तो वो कौन सी दिशा में ठहरती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, है ना। एक चुंबक दंड है ना, एक चुंबक है, कौन सी दिशा में ठहरता है अगर उसको फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दो, कौन सी दिशा में ठहरता है? जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आना चाहिए। ठक ठका ठक ठक करो आंसर टिक। चलिए, एक ही बल दो पिंडों पर अलग अलग लगाया जाता है यदि पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान से ज्यादा है। भाई एक पिंड ए है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। अब ये बोल रहे हैं कि ए का द्रव्यमान पिंड बी से अधिक है, इसका जो द्रव्यमान है एम ए मान लो और इसका एम बी मान लो, ये ज्यादा है ना, यही बोल रहे हैं ना। ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान से ज्यादा है, तो कौन सा पिंड अधिक त्वरण का अनुभव करेगा? किस पर जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा लगेगा, इस पर ज्यादा लगेगा कि इस पर ज्यादा लगेगा? क्या ही करोगे, कैसे द्रव्यमान त्वरण, कौन सा संबंध लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तिकड़म लगाओगे? मैम जब भी द्रव्यमान और त्वरण की बात करते हैं तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम आ जाता है, बल का सूत्र हमें याद आ जाता है, F बराबर एम ए होता है ना, F बराबर एम ए होता है। एक ही बल दोनों पिंडों पर लगाया, मतलब फोर्स का वैल्यू सेम है, फोर्स को कांस्टेंट कर दिया है, फोर्स का वैल्यू में चेंज नहीं है, तो भाई द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध स्थापित हो जाएगा, ये वाला रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। भाई जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण कम होगा, तो किसका द्रव्यमान ज्यादा है, ए का, तो भाई इसका त्वरण कम होगा, बी का त्वरण ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, इसको कांस्टेंट कर दो तो ये किसके, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका त्वरण क्या होगा, कम होगा। क्या बोल रहे हैं आप, ऑप्शन पढ़ो। पिंड ए का त्वरण अधिक होगा क्या, नहीं, दोनों पिंडों का त्वरण समान होगा, पिंड बी का त्वरण अधिक होगा। क्या होगा, सही है, जल्दी से बता दो सही है कि नहीं है, सही है ना। चलो ठीक है, फिर तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न बेटा, एक लगा दिया। वायु में निम्नलिखित में से किसका ध्वनि की गति पर कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? भाई कौन है जिसका, कई बार पढ़ चुके हो क्वेश्चन ये वाला, कौन है जिसका ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हम जानते हैं मैडम, प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड भी बढ़ेगा, है ना। माध्यम का प्रकार पर भी डिपेंड करता है, माध्यम कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तुम जानते हो, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम, है ना। और तापमान, तापमान बढ़ने के साथ क्या होगी, आपकी ध्वनि बढ़ती है। सब रिवाइज कर लेना किस किस पर डिपेंड करती है ध्वनि, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है, एक स्थिर द्रव के भीतर एक निश्चित गहराई पर दबाव कैसे कार्य करता है? अप एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इनसाइड अ स्टेशनरी लिक्विड हाउ डज द प्रेशर एक्ट? तो भाई कोई एक पर्टिकुलर गहराई पर, मान लो कोई पिंड यहाँ रखा हुआ है, एक गहराई पर एक पिंड रखा हुआ, तो इस पर जो प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, वो कैसा लगता है? ऑप्शन पढ़ते हैं।
या प्रत्येक दिशा में समान रूप से कार्य करता है क्या, या फिर शून्य हो जाता है, या यह पात्र के आकार पर निर्भर करेगा, या दिशा के साथ बदलता है। तो भाई ध्यान रखना, अगर किसी द्रव के अंदर कोई वस्तु है तो उसके ऊपर जितने भी प्रेशर आसपास से लग रहे हैं सब बराबर लगते हैं। सारे जो दाब लग रहे हैं, सारी साइड से जो प्रेशर लगता है वो इक्वल होता है। तो प्रत्येक दिशा में समान रूप से कार्य करता है, प्रत्येक दिशा में समान रूप से कार्य करता है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये, जानते हो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, आर्किमिडीज वाला चैप्टर, प्रेशर वाला। चलिए बायोलॉजी आ गया है, आंसर करिएगा। पेट, पेट यानी कि स्टमक, अमाशय, अमाशय को हटा दे मान लो, अगर अमाशय को हटा दिया जाए तो मनुष्यों में कौन सी पाचन क्रिया सबसे कम प्रभावित हो। तो भाई अमाशय जो ना काम ना करता उससे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या नहीं करता, प्रोटीन का पाचन तो करता है मैडम अमाशय, अगर अमाशय को हटा देंगे तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, है ना, पेप्सिन रेनिन याद है, तो ये तो प्रभावित होगी, ये तो होगी। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्या बताओ मुझे, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है क्या अमाशय में, नहीं, नहीं होता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक पाचन, भाई मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में क्या होता है, संकुचन फैलाव होता है, तो उससे थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल काम भी होता है, यांत्रिक काम भी होता है। ठीक है, तो यांत्रिक पाचन होता है। अब इंट्रिंसिक कारक का स्त्राव, भाई सिक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक कासल का जो है फैक्टर या कारक हम इन्हें बोल सकते हैं, ये हमारे अमाशय में होते हैं। कहाँ है मैडम, क्या होते हैं, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई ये भी प्रभावित होगा क्योंकि ये भी हमारे अमाशय में होते हैं, इनका काम आगे बता रही हूँ। यांत्रिक पाचन भी होता है और प्रोटीन का पाचन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे अमाशय में नहीं होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में फैट का होता है, जानते हो ना, सबसे ज्यादा पाचन किसका होता है मैडम, प्रोटीन का, उससे कम, सबसे कम किसका होता है, फैट का, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, हमारे मुंह में जरूर होता है। ठीक है, चलो भाई जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लो फटाफट से। देखो हम मुंह में खाना चबा चुबा लेते हैं, उसके बाद जो हमारे अमाशय में आता है, मुंह से जो निकलता है उसे हम बोलस बोलते हैं, बोलस हमारे स्टमक में पहुंच गया, अब अमाशय में पाचन शुरू होगा। तो भाई पाचन के लिए जो ग्रंथि है हमारे अमाशय में उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि में वो सारे एंजाइम और सब कुछ हैं जो हमारे खाने का पाचन करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो जो जठर ग्रंथि है उसकी संरचना ऐसी, मान लो उस जठर ग्रंथि में क्या क्या मिलेगा, उस जठर ग्रंथि में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। ग्लैंड्स में क्या होती है, सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स क्या है, टिश्यू से मिलकर बने, और टिश्यू क्या है, सेल से मिलकर बने, तो इनमें कोशिकाएं होंगी। तो कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी, भाई ध्यान रखना, सबसे ऊपर की जो कोशिकाएं होती है उन्हें हम म्यूकस नेक सेल बोलते हैं, ये स्लैश में निकालती है, स्लैश में भी जरूरी है, नहीं तो अगर हमारे अमाशय में स्लैश में नहीं निकलेगा, म्यूकस नहीं निकलेगा, तो हमारी अमाशय की दीवार हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाइजेस्ट होने लगेगी, फफोले हो जाएंगे, जिसे हम अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। तो ये कौन निकालती है, सबसे ऊपर नेक, नेक सेल बोला है क्योंकि नेक पर है, गर्दन पर है, म्यूकस। उसके बाद उसके नीचे जाते हैं तो पेराइटल, सॉरी पेराइटल नहीं, पेरिटियल या फिर ऑक्सेंटिक सेल, इनका काम क्या है मैडम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना। ठीक है, ये क्या करती है, HCl का स्त्रावण करती है। और उसके बाद सबसे नीचे हम बोलते हैं उन्हें प्रधान कोशिकाएं बोलते हैं, चीफ सेल्स बोलते हैं, या फिर जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। जाइमोजन क्यों, पेप्सिन और रेनिन का जो प्रीकर्सर है, मतलब इसके पहले वाला जो एंजाइम है, जब ये डीएक्टिवेट रहता है तो उसको हम जाइमोजन, दोनों को मिला के जाइमोजन बोलते हैं। ठीक है, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, रेनिन के पहले वाला और पेप्सिन के पहले वाला जो इसका प्रीकर्सर होता है उसको हम बोलते हैं जाइमोजन। तो ये चीफ कोशिकाएं हमारा रेनिन और पेप्सिन निकालेंगी, आगे जाकर HCl उसको एक्टिवेट कर देगा, डीएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं वो। तो ये इनके सबके काम है, म्यूकस सेल, ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालने का काम करती है। ठीक है, आगे और बात करते हैं और क्या क्या निकालती है। तो भाई ये वाली जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं, एक और नाम है इनका, ये भी याद रखना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकालती है और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालती है, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर निकलते हैं हमारे अमाशय में। कासल कारक भी बोलते हैं इन्हें, कासल नामक साइंटिस्ट के नाम पर इनको कासल कारक भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं,
इनका काम क्या है? तो भाई ये जो है क्या करते हैं, विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं हमारे अमाशय में, इनका ये काम है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें घातक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 अवशोषित नहीं होगा। तुम जानते हो विटामिन B12 से कौन सी बीमारी होती है? तो हमें परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो कासल कारक का मेन फंक्शन, और भी काम है, मेन फंक्शन क्या है? विटामिन B12 का अवशोषण करना हमारे अमाशय में। तो ये कौन निकालती है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ये और ये निकालती है। तो इसीलिए आपके यहाँ ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई इंट्रिंसिक कारक का स्त्राव भी प्रभावित होगा। अमाशय निकाल दोगे तो कारक नहीं निकलेंगे, विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा और हमें एनीमिया हो जाएगा घातक वाला। ठीक है, चलो आई थिंक समझ में आ गई होगी चीज़ें आपको। ये चीज़ें रिवाइज कर लेना अच्छे से। हमने पढ़ा है डाइजेशन, डाइजेशन छोड़ना मत। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम डाइजेशन तो जो एनसीईआरटी है न्यू वाली उसमें से निकाल दिया गया, हटा दिया गया है, क्या हम पढ़ें? जी बिल्कुल पढ़ना बेटा, क्वेश्चन आ रहा है ना, पढ़ना है। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नई वाली में, पुरानी वाली में मिल जाएगा। एक व्यक्ति उच्च ऊंचाई पर चढ़ता है और मुख्य रूप से के कारण तेजी से सांस लेता है। भाई हम जब बहुत ज्यादा हाइट पर जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हम जोर जोर से सांस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तुम जानते हो क्यों होता है? बता दो जल्दी से, फिर तो बता ही दो, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैडम जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना, ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा। अब भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन हमारे जो है शरीर में नहीं पहुंचेगी, तो हम ज़्यादा सांस लेंगे, ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाएगी, सांस श्वासोच्छ्वास बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हवा में कम ऑक्सीजन का दबाव होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कोई मतलब नहीं, ठंडे तापमान कोई मतलब नहीं, फेफड़ों का कम सतही क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं। भाई ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाती। ऑक्सीजन कम हो जाती, इसलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। और ऑक्सीजन की कमी होना हमारे शरीर में क्या कहलाता है? बताएं कमेंट सेक्शन में, आगे बताएंगे। ठीक है, चलो। तो ऊंचाई पर चढ़ता है तो मुख्य रूप से किसके कारण? ऑक्सीजन के कम दबाव के कारण, लो ऑक्सीजन प्रेशर। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्यों में रक्त फेफड़ों में जाता है और शरीर में पंप किए जाने से पहले हृदय में वापस आ जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब कि डबल सर्कुलेशन का मतलब बता रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, ऐसा इन्होंने पूछा। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? मैडम दो बार सर्कुलेट होता है, दो सर्कल बनते हैं, एक बार ऐसे और एक बार फिर ऐसे, है ना, दो सर्कुलेशन होते हैं, डबल लूप होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो क्या हृदय की धड़कन दुगनी तेज धड़कती है क्या? इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दो आलिंद होते हैं इसलिए, या दो नीले होते हैं इसलिए? रक्त हृदय दो बार गुजरता है। हृदय से, ये हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट से दो बार रक्त गुजरता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलो जरा एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। देखो बेटा, पूरा हार्ट आप जानते होंगे, हार्ट को बहुत अच्छे से डायग्राम बना के रिवाइज कर लेना, कई बार बोल दिया, एनाटॉमी कर लेना, सब कुछ लिख लेना। तुम जानते हो ये हमारा लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर होता है? इधर होता है। बिना ऑक्सीजन वाला रक्त हमारा इधर होता है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारा इधर आता है, इधर वाले पोर्शन में आता है हमारे हार्ट में। तो क्या होगा? बिना ऑक्सीजन वाला रक्त तुम्हारे हृदय से कहाँ जाएगा ऑक्सीजन लेने? मैडम फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास से हम सांस अंदर भर लेंगे, ऑक्सीजन मिल जाएगी रक्त में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आता है? लेफ्ट साइड में आता है, बाईं ओर आता है। पहले आलिंद में एंट्री होती है और नीले से फिर कहाँ पहुंचा दिया जाता है? हमारी बॉडी ऑर्गन के पास। बॉडी ऑर्गन यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भर देंगे रक्त में, और वापस से कहाँ जाएगी? आलिंद। तो इसीलिए दो लूप होते हैं, दो बार गुजरता है हमारा रक्त हृदय से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब तुम मुझे बता दो फटाफट से, कौन कौन से जो जीव जंतु है उनमें डबल सर्कुलेशन होता है और किसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है ना? किसमें एकल लूप होता है? एकल लूप वाले बता दो कौन कौन है बेटा? सिंगल सर्कुलेशन वाला, जिनमें जिनमें हृदय होगा उनमें सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन तो हो गई, है ना। और दोहरा, एकल एकल परिसंचरण बताओ। बहुत सही बता रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है वो सही आ रही है।
एकल परिसंचरण वालों के नाम बताओ और दोहरे वाले के नाम बताओ, डबल वाले के नाम बताओ। तो बेटा डबल किस में, पहले डबल की बात कर लेते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मैमल्स, ठीक है, स्तनधारी, मैमल्स में आते हैं भाई हम, स्तनधारियों में, ठीक है मैडम। इसके बाद रेप्टाइल्स, एम्फीबियन में भी, जितने भी रेप्टाइल्स और एम्फीबियन हैं ध्यान रखना, सभी क्लास के बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल याद कर लेना। इनमें भी सरीसृप और उभयचर, सरीसृप व उभयचर, इनमें इनमें क्या होता है बेटा, इनमें दोहरा लूप पाया जाता है, दोहरा लूप। इसके पास तो 4 चैम्बर होते हैं, और बर्ड में भी, है ना, बर्ड में भी, क्योंकि बर्ड के पास भी 4 चैम्बर है, बर्ड में भी 4 चैम्बर होते हैं। इनके पास 3-3 चैम्बर होते हैं, इनके पास 3-3 चैम्बर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगी बेटा तुम्हारी फिश, मछली, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इनमें आप जानते हो कितने चैम्बर हैं, 2 ही चैम्बर होते हैं, एक है आलिंद और नीलय, ठीक है। और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज वाला किसमें मिलता है, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, है ना, उनमें भी सिंगल ही सर्कुलेशन होगा, है ना, एनालिडा में, उनमें भी क्या होगा बेटा, सिंगल सर्कुलेशन ही होगा। तो ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि जो रेप्टाइल है और एम्फीबियन है, इनमें दोहरा परिसंचरण तो पाया जाता है, लेकिन अधूरा वाला पाया जाता है। इन दोनों में कौन सा वाला होता है, अधूरा वाला होता है। ये सब पढ़ चुके हो तुम, अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, जल्दी से बता दें। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो, सारी चीजें रिवाइज हो गई। चेम्बर एम्बर तो पूछते ही हैं, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र दोहरा सिंगल वाला भी पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट के फिसलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा किस रूप में यूज करते हैं, किस रूप में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, एटीपी में करते हैं, एडीपी में करते हैं, ग्लूकोज के रूप में करते हैं, कैल्शियम लवण के रूप में करते हैं। एनर्जी किस रूप में यूज की जाती है, जब आपके एक्टिन मायोसिन पर, ध्यान रखना कौन किस पर फिसल रहा है, एक्टिन जो होते हैं वो मायोसिन पर फिसलते हैं, एक्टिन मायोसिन, मायोसिन के ऊपर एक्टिन ऐसे स्लाइड करते हैं, है ना, इधर से एक एक्टिन आया, इधर मायोसिन, इधर से एक्टिन आया, तो ये ऐसे पास दूर होते हैं, इसके कारण हमारी मसल में कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन होता है इनके फिसलने। तुम जानते हो इन दोनों को, हाँ मैम जानते हैं, इनको संकुचनशील, संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। ये दोनों प्रोटीन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारी मसल में देखने को मिलते हैं। तो बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो। ये क्या यूज करते हैं, एटीपी यूज करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणु यूज करते हैं फिसलने के लिए, फिसलने के लिए। ये एक्टिन इस पर फिसलने के लिए क्या यूज करता है, एटीपी यूज करता है, बिल्कुल। चलो थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं। डायग्राम एनसीईआरटी में तुमने देखा ही होगा, ठीक है, मसल के अंदर। तो बेटा अब हम थोड़ा सा एक्टिन मायोसिन की बात कर लें। ये जो ए वाला डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक्टिन का डायग्राम है, ये एक्टिन का डायग्राम है, और ये वाला नीचे वाला आपका मायोसिन का डायग्राम है। एक्टिन क्या होते हैं, मायोसिन के ऊपर फिसलते हैं। एक्टिन में 3 प्रोटीन होते हैं, इनका नाम भी कभी कभी पूछ लें, ट्रोपोनिन, ट्राइपोमाइसिन और एक्टिन, ठीक है। इन 3 प्रोटीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। एक्टिन की कितनी श्रृंखलाएं दिख रही है बेटा, एक तो ये वाली दिख रही है मैडम, और एक ये, 2 श्रृंखला एक्टिन की होती है, और 2 ही श्रृंखला आपको किसकी देखने को मिलेगी, ट्रोपोमाइसिन की, और ट्रोपोनिन एक ही हर जगह यहाँ पर जुड़ा होता है। तो ट्रोपोमाइसिन की 2 श्रृंखला, एक्टिन की 2 श्रृंखला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका एक्टिन। नीचे आते हैं मायोसिन, मायोसिन में भी हेड होता है, आर्म होती है, टेल होती है, ठीक है। टेल को LM कहते हैं, लाइट मेरोमाइसिन बोलते हैं, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, हेवी मायोसिन कहते हैं। यहाँ पर ये बंधन स्थल है, यहाँ पर एक्टिन जो है आकर बाइंड करते हैं, और एटीपी
बाइंडिंग साइट्स, तो एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, आई होप तुमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार देखना है इसको। ये पूरा एक्टिन और मायोसिन का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया, तो एटीपी यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली, हम यही बोलें। अगला प्रश्न है बेटा, हड्डी के फ्रैक्चर वाले रोगी को शरीर की किस संरचना को मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ दें? भाई हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ या कैल्शियम वेल्शियम की गोलियां डॉक्टर हमें देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी हड्डी का प्रमुख घटक क्या है? कैल्शियम है। उसके बाद कौन आता है? कौन है ये? फास्फोरस, है ना। तो कैल्शियम मुख्य है। अगर तुमसे पूछे कि हड्डी का मुख्य तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है। तो भाई कैल्शियम हड्डी को मजबूत करने के लिए, वापस जुड़ जाए, ठीक ठाक हो जाए, उसके लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाएगा? हड्डी के लिए दिया जाएगा, है ना। हड्डी के लिए ही तो दिया जाएगा कैल्शियम, बिल्कुल। चलो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग श्वास और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? जानते हो भाई, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कौन कंट्रोल करता है? हमारी हार्ट बीट और हमारा रेस्पिरेशन में मेडुला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हमारा श्वास लेना, धड़कना हृदय का, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये बैलेंस बनाता है। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। मैक्सिमम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें लोब होते हैं, वो हैंडल करते हैं। थैलेमस, थैलेमस कमेंट सेक्शन में बताओ थैलेमस का काम क्या है। इसका काम तुम्हें बताना है, थैलेमस क्या करता है। थैलेमस में कौन सा हिस्सा मिलता है? जल्दी से बता देना, तुम जानते हो। नींद वींद की बात कर रहे हो तो जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, मनुष्यों और व्हेल में समान अग्रपाद अस्थि संरचना को इंगित करता है। मतलब क्या है ये? मनुष्य में और व्हेल में अग्रपाद, यानी कि व्हेल के जो फ्लिपर्स होते हैं और हमारे जो हाथ होते हैं, इनकी बात करिए, इनको कंपेयर कराए कि ये किसको इंगित कर रहे हैं, मतलब इनमें कौन सा संबंध है। अगर तुमने इवोल्यूशन वाला, विकास वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये समरूप अंग को बताते हैं या समजात अंग को बताते हैं, अवशेषी अंग? भाई अवशेषी अंग तो है नहीं, हमारे हाथ अवशेषी अंग है क्या? नया अविकसित अंग नहीं भाई, विकसित है, कामकाज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तुम भी लिख रहे हो। कौन आएगा इन दोनों में से? बता। बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो भी बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। समजात अंग क्या होते हैं मैडम? होमोलोगस ऑर्गन। चलो पहले तो एग्जांपल देखो भाई। होमोलोगस ऑर्गन, समजाति अंग का मतलब बेटा ये होता है कि जिनकी उत्पत्ति समान, क्या? उत्पत्ति समान, ओरिजिन जिनकी क्या हो? सेम हो, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कार्य क्या होते हैं? दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या? जैसे कि हम इंसान, हमारे हाथ, चीता के अग्रपाद और व्हेल के जो फ्लिपर हैं वो, और चमगादड़ के जो पंख है वो, इनकी उत्पत्ति समान है। सारे हिंड लिम्स है बेटा, उत्पत्ति समान है ना, सारे अग्रपाद ही हैं, अग्रपाद ही है, इसलिए उत्पत्ति समान है। उत्पत्ति समान, लेकिन सबके काम अलग अलग हैं। हम कुछ और करने के लिए करते हैं, ये चलने और पकड़ने में मदद करते हैं, ये इसको स्विम करने में मदद करते हैं, ये उड़ने में मदद करते हैं। सबके काम अलग अलग है, लेकिन उत्पत्ति सबकी समान है। यहाँ पर देखो, पौधे की बात करें, पौधे में आपका बोगनविला, भाई बोगनविला में जो कांटे पाए जाते हैं वो, और कुकुरबिट्टा में जो टेंड्रिल पाए जाते हैं, प्रतान पाए जाते हैं, उत्पत्ति समान है। ऑक्सिलरी बड से बने, कहाँ से बने? अक्षी, अक्षी कली से बने भाई, अक्षी कली से बने, उत्पत्ति समान है, अक्षी कली से बने हैं, है ना। यहाँ से बने हैं जहाँ से पत्ती आपकी निकलती है, उत्पत्ति दोनों की समान है, लेकिन दोनों के काम अलग है भाई। कांटा का काम क्या है? रक्षा करना पौधे की। टेंड्रिल का काम क्या है मैडम? सपोर्ट के लिए, चढ़ना, पकड़ने के लिए। तो इन्हें कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो इसीलिए हमने कहा ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। अब तुम कमेंट सेक्शन में बताना इन दोनों के अलावा और भी एग्जाम्पल है, कौन से हैं होमोलोगस ऑर्गन में, एग्जाम्पल बता दो, जल्दी से बताना। चलिए, प्रारंभिक पृथ्वी पर सरल कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़े,
फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्ली अर्थ रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। क्या आएगा? देखो, जब पृथ्वी सरल कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, जब पृथ्वी स्टार्टिंग में, जब हमारी पृथ्वी बनी थी, तो जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? कहाँ से मिलती थी? क्या कोशिका थी पहले? नहीं थी, कोशिका तो बाद में बनी। ऑक्सीजन थी क्या? नहीं थी, सबसे पहले तो ऑक्सीजन भी नहीं थी। एंजाइम थे क्या? कुछ भी नहीं थे। क्या था? सूर्य का प्रकाश जरूर था। तो क्या था? बिजली और यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ये कारण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर करो। क्या आएगा आंसर? निमोनिया के दौरान होठों और नाखूनों का नीला रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? भाई, जब निमोनिया हो जाता है तो होठ और नाखूनों का रंग नीला हो जाता है। ऐसा क्या होता है? तो निमोनिया से क्या होगा? ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब भी हमारे शरीर में कमी होती है तो नीला कलर दिखने को मिलता है शरीर में। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है क्या? या फिर एल्वियोलाई जो है कुपिकाओं में ऑक्सीजन विनिमय में कमी हो जाएगी? जी हाँ, निमोनिया होने से एल्वियोलाई, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता है। उससे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन के विनिमय में कमी हो जाएगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, कम हीमोग्लोबिन उत्पन्न होगा क्या? या बढ़ा हुआ शरीर का तापमान? कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी है मेनली कारण। अब ऑक्सीजन की कमी मतलब हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी जो एल्वियोलाई है, एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, वो कम हो जाता है निमोनिया से, क्योंकि ये प्रभावित होता है हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन अप्रत्यक्ष रूप से फसलों की पैदावार में सुधार करता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मधुमक्खियां ऐसा क्या कर देती है? बी कीपिंग इनडायरेक्टली इम्प्रूव्स क्रॉप यील्ड। भाई, मधुमक्खी का काम क्या है मैडम? मधुमक्खी परागण में मदद करती है, पोलिनेशन करवा देती है। अब भाई, पोलिनेशन से क्या फायदा हो जाएगा? है ना, पोलिनेशन जानते हो ना, परागण। परागण का मतलब ये है कि पराग कण का कहाँ से, मेल वाले पार्ट से फीमेल वाले पार्ट के पास लाना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलेन, पराग कणों का स्थानांतरण पोलिनेशन कहलाता है। तो ये उसमें मदद करती है। अब पोलिनेशन होने से क्या फायदा होता है मैडम? फल और फूल बनते हैं, फल बनते हैं, फूल बनते हैं, है ना। इससे क्या होता है? जितने ज़्यादा फल फूल बनेंगे, फूल बनेंगे, उतनी पैदावार बढ़ेगी। तो क्या करती है? शहद का उत्पादन करती है, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करती है, परागण करती है मैडम। क्या आएगा? परागण करती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएगी, परागण करेगी, फल फूल बढ़ाएगी, ज़्यादा पैदावार करेगी। चलो, कौन सा पौधे प्रजनन उद्देश्य किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा? थोड़ा सा सोचो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भाई, किसान कीटनाशकों का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो कीट होते हैं वो हमारे पौधों को खा जाते हैं, बीमार कर देते हैं, है ना, खराब कर देते हैं, उत्पादकता कम हो जाती है, इसलिए हम रसायन यूज करते हैं, किसान रसायन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि कीटनाशकों का उपयोग को न्यूनतम करने में मदद कर दे किसानों की? तो क्या होगा? अगर पौधा जल्दी परिपक्व हो जाएगा, मतलब जल्दी बड़ा हो जाएगा, तो क्या केमिकल यूज नहीं करेगा किसान? करेगा। उससे क्या फर्क पड़ जाता? रोग प्रतिरोधक क्षमता, या उच्च प्रोटीन सामग्री, या स्वाद में सुधार। भाई, रोग प्रतिरोधक,
अगर पौधा आपका रोग प्रतिरोधक होगा तो किसान को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी यूज़ करने की, कीटनाशक कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, मदद करेगी कीटनाशकों का उपयोग कम करने में किसानों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद या हल्के रंग के क्यों होते हैं, बताएं। जो फूल रात में खिलते हैं उनके लाइट कलर क्यों होते हैं, क्योंकि वो रात में दिख जाए। काले डार्क कलर के होंगे तो रात में दिखेंगे ही नहीं। और रात में जो फूल खिलते हैं तो फिर उनका जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी, है ना। रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करने के लिए अधिकतम सूर्य प्रकाश अवशोषित, भाई रात को तो सूर्य प्रकाश होता ही नहीं है। उष्मा अवशोषण को कम करने के लिए, है ना। गर्मी में हम हल्के कलर के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, उष्मा कम अवशोषित होगी, हमें गर्मी नहीं होगी, ऐसा पौधों के साथ नहीं। शाकाहार से बचने के लिए, भाई शाकाहारी जीवों से बचने के लिए ऐसा होता है कि नहीं, रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करने के लिए। अगर वो लाइट कलर के होंगे नहीं, परागण नहीं होगा तो कैसे फल फूल बनाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा जीव सभी पारिस्थितिक पिरामिडों का आधार है। भाई तीनों पारिस्थितिक पिरामिड यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स तुम्हें जानते हो, बायोमास का हो गया, ऊर्जा का हो गया, संख्या का हो गया, नंबर, एनर्जी एंड बायोमास पिरामिड। तो सभी में नीचे कौन होता है, घास वाले की बात कर रही हूँ। घास भूमि में जो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे नीचे कौन होता है, भाई ऊर्जा का बोलेंगे तो भी मैडम उत्पादक होंगे, है ना। उत्पादक को फिर कौन खाएंगे, प्रोड्यूसर को कौन खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे, शाकाहारी खाएंगे, फिर उनको मांसाहारी खाएंगे, ऐसे। अगर तुम किसका बनाओगे बायोमास का, जियोमास का भी बनाओगे तो सबसे पहले हम उत्पादकों को ही रखते हैं। अगर तुम संख्या का बनाओगे तो सबसे पहले कौन है, जो सबसे पहले भोजन दे तो कौन, उत्पादक ही आते। तो सभी पिरामिडों में, घास के मैदान में सभी पिरामिडों में कौन आते हैं मैडम, उत्पादक आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है ना, क्वेश्चन इस तरह से घुमा लिया गया है। तो कोई सा ही पिरामिड, कोई सा नहीं, घास भूमि वाला पिरामिड, क्योंकि अलग अलग टाइप के पिरामिड होते हैं। पानी वाले पिरामिड में भी प्रोड्यूसर ही होते हैं खैर, पर यहाँ घास भूमि के पिरामिड में बेस में T1 लेवल पर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते। चलो अगला प्रश्न है बेटा, परागण करने वाले कीटों की संख्या में अचानक कमी आने से किस पर प्रभाव पड़ेगा, बताएं। अभी तो हमने डिस्कस करा था, फल और बीज का निर्माण में कमी आ जाएगी, है ना। किसको इफेक्ट करेगा मैडम, फल और बीज को, बिल्कुल, क्योंकि पोलिनेशन होने के बाद ही तो फल और बीज बनते हैं। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकना है। मान लो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जहां हो रहा है वहीं पर ही रोक दो, तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे अधिक प्रभावी होगी। ऐसा क्या कर सकते हैं कि जल प्रदूषण की जड़ को ही खत्म कर दें, है ना। कहने का मतलब ये है, ओरिजिन ही डिस्ट्रॉय कर दो आप वाटर पॉल्यूशन की। तो नदियों में अनौपचारिक अवशिष्ट छोड़ दो, भाई ये तो कमी नहीं करेगी, ये तो बढ़ाएगी, और तुम कचरा मिला रहे हो। बड़े जल निकायों में प्रदूषकों का तनुकरण कर दो, हो सकता है। अपशिष्ट जल का उपचार कर दो, बाद में छोड़ो। जल स्रोतों के पास ठोस अपशिष्ट पदार्थ जलाने से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। अब बचे दो ऑप्शन। भाई क्वेश्चन में पूछा है कि उसके स्रोत पर ही खत्म कर देना, मतलब जो कारण है उसको ही खत्म कर देना। तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा, बी और सी में से। मैडम सी होना चाहिए, अपशिष्ट जल का उपचार करने के बाद छोड़ो उसे, उपचार कर दो, ट्रीटमेंट कर दो उस गंदे पानी का, उसके बाद उसको छोड़ो, ये ज़्यादा फायदेमंद है। अब तुम पहले तो गंदगी फैला रहे हो, फिर उसको साफ कर रहे हो, तो ये वही है कि बड़े जल निकायों में प्रदूषकों का तनुकरण करो, मतलब उनको निकालो। पहले तो गंदगी फैलाई फिर निकालो, तो इसकी बजाय ये करो ना कि पहले ही निकाल के फिर छोड़ो, तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा। चलिए अगला प्रश्न है केमिस्ट्री का। यदि फेरस सल्फेट के 2 मोल को गर्म किया जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे। इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन इसकी लिखनी पड़ेगी, तब जाके तुम क्या मोलों की संख्या निकाल सकते हो। डायरेक्टली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि
चलो इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो फेरस सल्फेट बेटा जब भी रिएक्शन वैसे पढ़ चुके हो तुम, फेरस सल्फेट को जब भी हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ 2 आयरन है, बैलेंस करना ज़रूरी है ना। 2 बैलेंस करने के बाद ही तुम मोलों की संख्या निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन बैलेंस कर लो ठीक रहेगा। 2 तो 2 आयरन हो गए, सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, 2 सल्फर हो गए, 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो गई, 3 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 और 7 8 बैलेंस हो गई। तो भाई तुमने 2 मोल लिए, यहाँ ये जो लिखे हैं हम इनको मोल मान ले। 2 मोल तुमने FeSO4 के लिए, तो यहाँ पर इसके कितने, 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना, इसके आगे जो नंबर लिखा वो उसका मोल, 1 मोल इसका बना। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 मोल होगा। ऐसे भी कर सकते हैं और मोल रेशो से भी निकाल सकते हैं। देखो किसका पूछा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का पूछा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड के आप मोल ऊपर लिखोगे और किसका दिया हुआ है उसका नीचे लिख लेना। FeSO4 के मोल आप नीचे लिखोगे, है ना, और यहाँ गुणा करते हैं किसका, जिसका नीचे लिखा हुआ है। तो FeSO4 के दिए गए मोल आप यहाँ लिखोगे। तो FeSO4 के कितने मोल दिए हैं, 2 दिए हैं। रिएक्शन में तुम देखोगे, अभिक्रिया में देखोगे तो अभिक्रिया क्या करोगे, पहले बैलेंस करना। बैलेंस करने पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, तो आप ऊपर लिखोगे। नीचे तुम्हारी रिएक्शन में, बैलेंस वाली रिएक्शन में कितने मोल यूज हो रहे हैं FeSO4 के, वो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ जो मोल लिखते हैं वो दिए गए मोल लिखते हैं, तो यहाँ पर FeSO4 के 2 मोल दिए, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो भी तुम्हारा आंसर बना आएगा। और डायरेक्टली इक्वेशन से भी तुम बोल सकते हो 1 मोल बना। आया समझ में। मोलों की संख्या किसी भी अभिक्रिया में कैसे निकालते हैं, अगर मोल दिए हों तो कैसे निकालते हैं भाई, जिसका पूछा उसको यहाँ लिखना है, जिसका दिया उसको यहाँ लिख देना, FeSO4 का यहाँ लिख देना, है ना, और यहाँ वाला दिया गया मोल यहाँ लिखाएगा इसका, और यही वाला यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है वो आप यहाँ लिखोगे, और यहाँ कितना बन रहा है SO3 वो आप यहाँ लिखोगे, तो मोलों की संख्या आपकी आ जाएगी, 1 आएगी। ठीक है, चलो। यदि किसी पदार्थ X का एनोडीकरण किया जाता है, एनोडाइजेशन किया जाता है, तो वो किसको रोकेगा भाई, एनोडीकरण से क्या फायदा होता है, गैल्वेनाइजेशन, एनोडीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबका काम है कोरोजन से रोकना धातुओं का। ठीक है ना। एक गैल्वेनीकरण भी आ गया, गैल्वेनीकरण भी आ गया, गैल्वेनाइजेशन भी आ गया, एनोडीकरण भी आ गया, एनोडाइजेशन भी आ गया, डाइजिंग भी आ गया, और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एक तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है एनोडीकरण, है ना। विद्युत धारा के माध्यम से किसी एक धातु की किसी दूसरे धातु पर परत चढ़ाना, ये और ये कहलाता है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, क्या काम है इनका, मैडम संक्षारण से रक्षा करते हैं। ठीक है, संक्षारण से रक्षा करना है, कोरोजन से मुक्ति दिलाना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान इतना दिया है और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान इतना दिया है, तो त्रिक के नियम के अनुसार ब्रोमीन का अनुमानित परमाणु द्रव्यमान बताना है। भाई त्रिक का नियम लगा दो, त्रिक का नियम लगा दो, किसके बीच में लगाना भाई, त्रिक का नियम किसके बीच में लगाना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में लगता है। क्या बोलता है कि जो ये 2 हैं, ये कॉर्नर वाले 2 हैं, इनका तुम क्या निकालो, माध्य निकालो, वो किसके बराबर आएगा, इसके द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो यही करना है, यही कहता है ना कि आखिरी के जो 2 हैं उन दोनों का अगर तुम क्या निकालो, एवरेज निकालो, औसत निकालो, माध्य निकालो, मीन निकालो, वो बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है। यही त्रिक का नियम जो कि डेबो राइनर ने दिया था, है ना, किसने दिया था, डेबो राइनर ने, बिल्कुल। तो निकालो भाई, क्लोरीन का दिया है 35.5, आयोडीन का दिया है तुम्हें 126.9, डिवाइड बाय 2 करो, 9 10 14 4 कैरी 1 6 और 6 12 और 1 13 14 15 16 डिवाइड बाय 2, 2 8 16, 2 एकम 2 2, 81.2 आया मैडम, तो दिया ही नहीं है भाई, लगभग वाला मैच कर लो, नहीं दिया तो, क्योंकि एग्जैक्ट में 81.2 ब्रोमीन का नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नहीं होता, कितना होता है 79.9 होता है,
परमाणु द्रव्यमान ब्रोमीन का 79.9, मतलब लगभग इससे मिलता जुलता। 81.2, डेबो राइनर के त्रिक के नियम से निकालोगे तो 81.2 ही आना है, लेकिन एक्चुअली में कौन आ रहा है, मैच कौन कर रहा है, एग्जैक्ट में सी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया है बेटा, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, यह आवर्त सारणी के किस समूह में आता है, कौन से ग्रुप में आता है बेटा, आवर्त सारणी याद कर लेना पूरी से। हमें कैल्शियम का पता है मैडम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैल्शियम का पता है 20 है, कैल्शियम के बाद ही आएगा मैडम, क्योंकि इसका 21 दे रखा है इन्होंने, है ना। और कैल्शियम किस में आता है मैडम, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी, है ना। ये कौन सा ग्रुप है मैडम, दूसरा, तो भाई ये कौन सा ग्रुप होगा मैडम, तीसरा होगा, है ना, तीसरा होगा, बिल्कुल सही। और अगर तुमसे यही पूछें कि भाई तीसरा तो है लेकिन अगर आवर्त बताओ, आवर्त बताओ इसका, आवर्त यानी कि पीरियड बताओ कौन से पीरियड में है। देखो भाई पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम आ जाते हैं, है ना, दूसरे में लिथियम वाली श्रृंखला, लिथियम बेरिलियम, तीसरा चौथे में आता है ना, चौथे में आएगा, बिल्कुल। अगर हम पीरियोडिक टेबल लिखें भी, बेटा मांगे कार, और कार के बाद स्ट्रोंशियम है, तो भाई ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो किस में आएगा, चौथे आवर्त में आएगा, बिल्कुल सही जा रहा, चौथे आवर्त में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लो फटाफट से, अगला क्वेश्चन कर लें। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर दे के रखी है और नैनोमीटर में इसका मान बताना। भाई रिलेशन याद होगा तो ही कर पाओगे इनके बीच में, नहीं तो पिकोमीटर मीटर और नैनोमीटर और मीटर में रिलेशन याद होगा तो कर पाओगे। याद है किसी को, हाँ मैम हमें इतना याद है कि नैनोमीटर का तो हमें याद है, पिकोमीटर का हमें नहीं याद है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो भाई करते हैं, नहीं आ रहा तो। पिकोमीटर नैनोमीटर दे रखा है, इसे बोलते हैं पिकोमीटर। पिकोमीटर में 10 की घात 12 मीटर होते हैं, है ना, ये हमें याद रखना है। नैनोमीटर का तो मैंने कई बार लिखवाया है आपको, याद भी करवाया। नैनोमीटर में 10 की घात, नैनो मतलब 9, 10 की घात -9 मीटर होते हैं, इतना हमें पता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा पिकोमीटर में दिया, उसको नैनोमीटर में बदलो, तो बेटा इन दोनों का अनुपात ले लो। देखो ऐसे, पिकोमीटर और नैनोमीटर का अगर मैं अनुपात लूँ तो पिकोमीटर में 10 की घात 12 मीटर होते हैं और इसमें 10 की घात -9 मीटर होते हैं। मीटर से मीटर कट गया, 9 से 10 11 12, कितने बचे, 3, माइनस का 3 बचा। पिकोमीटर बराबर नैनोमीटर में रिलेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम याद नहीं करते इतना सारा, हमें इतना, ये तो हमें याद होना चाहिए। 10 की घात -3, तो एक पिकोमीटर में कितना आया, 10 की घात -3 नैनोमीटर आ गया। तुम्हें किसको किस में बदलना है, तुम्हें किसको किस में बदलना है, पिकोमीटर दिया है, 37 पिकोमीटर दिया है, उसको आपको नैनोमीटर में बदलना है। तो भाई एक पिकोमीटर में इतने नैनोमीटर आ गए, तो 37 पिकोमीटर में कितना आएगा, 37 का गुणा कर दो, 37 डिवाइड बाय ऐसा हो जाएगा नैनोमीटर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 0.037, ऑप्शन सी। तो ये इनके बीच में रिलेशन याद मत रखो, ये ज्यादा काम के, वो कम काम का है, वो काम का नहीं, काम का ये है। पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं और नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, उससे हम इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका काम ज़्यादा पड़ता है, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए इन्होंने घुमा दिया, तो ये याद रखो, इस तरह से आप दोनों में संबंध निकाल लो, आ जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध धातु की पहचान करें। आदि धातु, आदि अधातु कौन है, सेमी मेटल या मेटलॉइड्स, जिसमें धातु के गुण भी हो
अधातु के गुण भी हो। मैडम कार्बन अधातु है, ये अधातु है ना, इसको अधातु कर दूं, नॉन मेटल कर दूं। आयोडीन क्या है? अधातु है मैडम, नॉन मेटल है। ऑस्मियम तुम जानते हो सबसे भारी धातु, ये तो मेटल है मैडम। अब बचा कौन? टेलुरियम। और वैसे भी 7 मेटलॉइड्स तो मैं याद करवाए हैं, उसमें टेलुरियम का नाम भी आता है ना। चलो अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन की सांद्रता 7 ग्राम प्रति लीटर दे के रखी है तो इस विलयन में 2 लीटर में कितना विलय मौजूद होगा? आसान है, जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल करे होंगे उनको आसान लगेगा। ट्राई करें बेटा, ट्राई करें। क्या ना, देखो विलयन की सांद्रता क्या होती है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता दे रखी है, कितनी होती है सांद्रता? विलय की संख्या, और नीचे होता है विलयन। नीचे क्या दिया है? विलयन का आयतन दिया। सांद्रता देके रखिए 7 ग्राम प्रति लीटर। अब ग्राम प्रति लीटर दी है इसलिए हमने विलय ग्राम में होगा, विलय क्या आ जाएगा तुम्हारा? ग्राम में आ जाएगा। और विलयन का आयतन तुम्हें दे रखा है कितना? 2 लीटर है, लीटर में दिया है, तो भाई इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो तो कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। 14 ग्राम आ जाएगा, आसान है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। निश्चित अनुपात का नियम यह बताता है कि किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व के अनुसार बिल्कुल समान अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ फटाफट से। द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन स्टेट गिवन केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। भाई पानी है तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। किसने दिया? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, अगर वो नाम तुमने बोला है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप। तो क्या निश्चित है? द्रव्यमान निश्चित होता। क्या? द्रव्यमान निश्चित होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात है निश्चित होता है, निश्चित द्रव्यमान में होते हैं। ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है, कितनी बार पढ़ चुके हैं मैम। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीकरण कहा जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना या ग्रहण करना ऑक्सीकरण होगा। अब ये बताओ, क्वेश्चन घुमा दिया। जब भी ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है ना। ऑक्सीकरण संख्या मान लो कितनी थी? +1 थी और मैडम +2 हो गई, तो इसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। जी हाँ, तो बेटा प्लस कब बढ़ता है? मैडम जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब जाके ही तो प्लस लगता है। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग होगा, हानि होगी, लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। सारी डेफिनेशन याद रखना, सबसे कहीं से भी प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उल्टा कर दोगे तो अपचयन आ जाएगा, जानते हो ना। हाँ, अपचायक एजेंट मतलब एक अपचायक की बात कर रहे हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। यौगिक किसी अन्य पदार्थ से को हटा सकता है। अच्छा, अ कंपाउंड यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिमूव। भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? मैडम जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक बोलते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम अपचायक कहते हैं, ठीक है, इतना तो याद है हमें। अब देख लो क्या पूछ रहे हैं वो। तो ये जो तुम्हारा अपचायक है, ऑक्सीकरण होना चाहिए, मतलब इसके साथ क्या जुड़नी चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जोड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और उसे ही तुम क्या बोलोगे? अपचायक। तो अपचायक किसी और से क्या कर लेता है? ऑक्सीजन छीन लेता है और अपने अंदर जोड़ लेता है। तो ये क्या करेगा? अन्य पदार्थ से ऑक्सीजन को ले लेगा, हटा देगा और अपने अंदर जोड़ लेगा, उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसको तुम अपचायक बोलते हो, है ना। और जिससे ली है उसका रिडक्शन कर देगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपनी सुखद गंध के कारण इत्र बनाने में उपयोग लाए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है बेटा, ये कार्बनिक रसायन से मतलब पूछ रहे हैं, बेसिक ऑर्गेनिक भी पूछी जा रही है।
रिएक्शन तो नहीं दे रहे हैं ये ऑर्गेनिक की, मतलब ARO वाले, डरो मत। इंपॉर्टेंट वाली 2-4 रिएक्शन पढ़ना तो पढ़ लेना। अभी तक तो नहीं आई, आगे आई तो देखेंगे। अभी तक नहीं आई, लेकिन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बेंजीन, पाई बंद निकालना, ये सब बेसिक वाली केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इसका उपयोग करते हैं भाई एस्टर्स, एस्टर में सुगंध होती है अच्छी वाली, इसलिए हम उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन के किस रूप का उपयोग सामान्यतः रंग द्रव को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? कलरिंग पिगमेंट या फिर जो भी गंदगी है उसको अवशोषित करने के लिए। बहुत एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना? जी मैम देखते हैं। चारकोल मास्क लगा लो, है ना। एक्टिवेटेड कार्बन, ये गंदगी खींचता है, अवशोषित करता है। तो कौन आएगा मैडम? एक्टिवेटेड कार्बन सुना है हमने, सक्रिय। तो एक्टिवेटेड कार्बन बोल दो, है ना। फेस वॉश आता है कि नहीं? सक्रिय कार्बन। और सक्रिय कार्बन बोलते हैं, या फिर इसको कार्बन ब्लैक भी बोल देते हैं, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, सॉरी, एक्टिवेटेड चारकोल भी इसे बोलते हैं। तो क्या है ये एक्टिवेटेड चारकोल? किससे बनता है भाई? एनिमल बोन से बनता है। एनिमल, जंतुओं की हड्डियों से, जंतुओं की हड्डियों को ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है। एनिमल चारकोल मिलता है, एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है, जिसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं बोन ब्लैक। क्योंकि जंतुओं की हड्डियों को ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है, इसलिए हम इसको बोन ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमल बोन्स को, जानवरों की हड्डी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? बोन ब्लैक मिलता है। और लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो चारकोल, लकड़ी का चारकोल बनता है। पढ़ी है ना रिएक्शन तुमने, कार्बन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अगला, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 24 है और उसमें 23 न्यूट्रॉन है तो उस परमाणु के नाभिकों की संख्या क्या होगी? बता दोगे? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम 24 एंड हैज 23 न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? तो भाई न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर से हमें यहाँ प्रोटॉन मिल जाएगा और 23 न्यूट्रॉन है, तो 23 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 4, 3 7 और 2 और 2 4, 47 आएगा। आसान है, कई बार आ रहे हैं भाई इनसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि किसी आयतन में 31 प्रोटॉन है और 30 इलेक्ट्रॉन है तो तुम उसको क्या बोलोगे? प्रोटॉनों की संख्या 31 दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 दे रखी है, मतलब इसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनता है मैडम? प्लस चार्ज लग जाता है, जो देता है वो धनी, धन आयन बन जाता है, कैटायन बनेगा। ठीक है, अगर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो कैटायन बोलते हैं ना। क्वेश्चन कई बार आ चुका और यहाँ भी इन्होंने दिया है, इसको अच्छे से याद रखना, कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, परमाणु X में 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु में नाभिकों की यानी कि न्यूक्लियॉन्स बताना है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? अभी हाल ही देखा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन है? 20 है। प्रोटॉन कितने हैं? 20 है। कितना हो जाएगा मैडम? 40 हो जाएगा। आसान है। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया आपका 50 नंबर का पेपर सेट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। और पेपर सेट आपके आते रहेंगे, पढ़ाई जारी रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। अगर ब्रेक लग गया तो फिर एग्ज़ाम में भी ब्रेक लग जाएगा। ओके डन, मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।